हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रूव करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ह्यूजेंस प्रिंसिपल का यूज़ करके। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने से पहले हम ह्यूजेंस प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ह्यूजेंस प्रिंसिपल का वो ये है कि हमारा जो वेवफ्रंट होता है उसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक सोर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और उस सोर्स से कुछ न्यू डिस्टर्बेंसेस जनरेट होते हैं और वो न्यू डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हमारे वेवफ्रंट से बनना शुरू हुए थे, अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो होते हैं ये स्प्रेड आउट करते हैं हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में करेंगे। और किस स्पीड से करेंगे? विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से करेंगे उस मीडियम के अंदर। अब थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा जो नया वेव फ्रंट होगा, क्या हमारा जो नया वेव फ्रंट होगा एट एनी लेटर टाइम, वो कैसा निकाला जाए? तो नया वेव फ्रंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉरवर्ड एनवलप को निकाल लेंगे। फॉरवर्ड एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स हमें नया वेव फ्रंट दे देती है। हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स का फॉरवर्ड एनवलप से हमें क्या मिल जाएगा? न्यू वेव फ्रंट। अब आपका क्वेश्चन यहाँ होगा कि ये फॉरवर्ड एनवलप क्या है? तो फॉरवर्ड एनवलप का मतलब है टेंजेंशियल सरफेस। तो जो आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स है उसका टेंजेंशियल सरफेस निकाल लो, उसका जो टेंजेंशियल सरफेस होगा उससे आपको नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। इसको हम आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी बता दूंगा कि कैसे टेंजेंशियल सरफेस से हमें नया वेव फ्रंट मिलता है। क्लियर? तो ये तो हो गए हमारे हाइगन्स प्रिंसिपल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए भी लगाने वाले हैं। तब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका डायग्राम। अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से बना लेते हो तो उसके बाद आपको इसको प्रूव करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने एक सरफेस बना दिया, ये हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक इंसिडेंट रे बनाई जो इस सरफेस पे आ रही है, ये होगी इंसिडेंट रे। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी, ये होगी हमारी नॉर्मल। ठीक है। अब ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंट रे, ये है हमारी इंसिडेंट रे। अब आपको पता होगा जो हमारा वेव फ्रंट होता है और जो हमारी रे होती है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। रे हमेशा वेव फ्रंट के 90 डिग्री पे होती है। तो अगर यहाँ पर मैंने आपको इंसिडेंट रे दिखाई है तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कहाँ होगा? 90 डिग्री की दूरी पे होगा, मतलब इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने इससे मान लो कि इससे 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री के एंगल पे मैंने जो प्लेन बनाया है यही है मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हो गया मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि इस सरफेस एक्स वाई पे इंसिडेंट है। क्लियर? ये हो गया हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट के बाद हम क्या करेंगे? हम हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है इस पर कोई भी दो पॉइंट्स हमने जैसे यहाँ पर ले लिए, जैसे कि इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए और इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। अब हिगन्स प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि इंसिडेंट वेव, जो भी हमारा वेव फ्रंट है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक सोर्स का काम करेंगे और उस सोर्स से सेकेंडरी वेवलेट्स बनना शुरू होंगी। अब इससे हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स बनना शुरू होंगी तो सेकेंडरी वेवलेट्स मान लेते हैं और किस स्पीड से जाएंगी? लाइट की स्पीड से जाएंगी। तो यहाँ से हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स बनना शुरू हुई और टी टाइम बाद हम बोलते हैं कि वो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ए से सी की दूरी पे पहुँच गई, ए सी। अब ए सी दूरी को कैसे निकाल सकते हैं हम बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर मैं डिस्टेंस जो है वो ए सी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। अब ए से सी पे सेकेंडरी वेवलेट को आने में बोला टी टाइम लगा और किस स्पीड से आएगी? लाइट की स्पीड से आएगी। लाइट की स्पीड क्या होती है एयर में? टी सी होती है और टाइम क्या लिया इसने? टी। तो जो हमारी ए से सी तक की दूरी है वो है सी टी। क्लियर? अब यहाँ पर आपको ये सोचने वाली बात है कि सेकेंडरी वेवलेट जो है वो ए से सी पॉइंट पे आई है, इसे टी टाइम लगा ए से सी पॉइंट पे आने में, तो उस टाइम पे बी पॉइंट से भी तो कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स बन रही होंगी। तो बी जितने टाइम में ए से सेकेंडरी वेवलेट सी पे पहुंची है उतने ही टाइम में बी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं
वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्प्रेड कर गई होंगी और उस हेमिस्फेयर की रेडियस क्या लोगे आप, सी टी। बी से हमारी जो है सेकेंडरी वेवलेट्स वो स्प्रेड हो गई होंगी ओवर अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस सी टी। बी से हमारी सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड हो गई होंगी ओवर अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस सी टी। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो ए से सी पे आने में जो टाइम लगा, टी टाइम लगा, स्पीड क्या लगी, सी ही लगी। तो बी से आगे जो भी हमारा सेकेंडरी वेवलेट जाएंगी, तो बी से आगे जो भी हमारी सेकेंडरी वेवलेट जाएंगी, मान लेते हैं बी से ये डी पॉइंट तक आई हैं, तो उन्हें भी स्पीड कितनी लगी, वो भी सेकेंडरी वेवलेट सी स्पीड से ही गई होंगी और उन्हें जो टाइम लगा होगा वो टी ही टाइम लगा होगा। हम बोल रहे हैं यहाँ पर टी टाइम ही लगा है उसे आगे जाने में। तो हमने बोल दिया कि हमने एक क्या ली, आर्क ले ली, जिसका जो हमारा दूरी है, जो हमने आर्क की लेंथ ली है वो सी टी ली और ऐसे एक आर्क लगा दी। ठीक है, अब ये हमारी हो गई एक आर्क। अब हमें क्या करना है, जो आर्क हमारी बन चुकी है, हमें यहाँ पर एक टेंजेंट, देखो आपके दो पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हगिंस प्रिंसिपल के। क्या, पहला पॉइंट कि इस पे जितने भी पॉइंट्स थे वो सोर्स की तरह काम करेंगे, उससे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। तो इससे सेकेंडरी वेवलेट्स एक ये निकली और यहाँ से जितने टाइम में सेकेंडरी वेवलेट को ए से सी पे आने में टाइम लगा, उतने ही टाइम में बी से जो है सेकेंडरी वेवलेट्स ओवर अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस सी टी, ओवर अ हेमिस्फेयर जिसकी रेडियस क्या ली है, बी से डी, रेडियस क्या है इसकी, बी डी, और बी डी की वैल्यू क्या होगी, सी टी, ओवर अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस सी टी वो स्प्रेड आउट कर गई होगी। अब ये दो पॉइंट तो क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या बताया था आपको अभी, कि नया वेव फ्रंट निकालना है तो सेकेंडरी वेवलेट्स जो होंगी उसका टेंजेंशियल सरफेस ले लेना, उसका फॉरवर्ड एनवलप लेना है। फॉरवर्ड एनवलप मतलब टेंजेंशियल सरफेस। तो टेंजेंशियल सरफेस मतलब इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो जो कि आपके सी पॉइंट से पास करनी चाहिए। तो ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपकी ये टेंजेंट कुछ ऐसी बन जाएगी, ये बन गई, ये इस पॉइंट से पास करिए सी डी, और यही जो आपको ये सी डी यहाँ पर मिला है यही है आपका नया वेव फ्रंट। और जो ये नया वेव फ्रंट है यही क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये होगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर, ये आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जिस पॉइंट पे आपको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिला है उसी पॉइंट पे पहले तो एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब आपको पता है कि वेव फ्रंट से रे की दूरी जो रहती है वो 90 डिग्री रहती है। तो वेव फ्रंट से, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से 90 डिग्री पे दूरी, 90 डिग्री की दूरी पे रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से 90 डिग्री की दूरी पे हमने एक रे बना दी और जो ये रे बनेगी यही होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और इसने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया होगा ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, तो ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये थी हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव फ्रंट ने जो आपके सरफेस के साथ एंगल बनाया है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर रहेगा, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ने इस सरफेस के साथ एंगल बनाया है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर हमें प्रूव करना है क्या, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। हम दो ट्राइंगल्स लेंगे और उन दोनों ट्राइंगल को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। अब दो ट्राइंगल कौन से लेने हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल लेंगे ए बी सी वाला, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो हम लेंगे, ये रहा ए बी सी, दूसरा लेंगे डी बी सी। क्लियर, अब हमने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब इस दो ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले आप ये देखो, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी टेंजेंट है, टेंजेंट तो 90 डिग्री के एंगल पे बनती है रेडियस के, और याला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, जब भी हमारी रे, ये क्या है हमारी रे तो थी, सेकेंडरी वेव थी, ये जब जा रही है तो इसके वेव फ्रंट से कितना डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे 90 डिग्री ईच। तो हमारा एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी डी सी के 90 डिग्री ईच। उसके बाद इसमें क्या है हमारी बी सी इज इक्वल्स टू बी सी कॉमन है, और उसके बाद आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि ए बी सॉरी ए
AC इस ट्राइंगल के लिए AC और इस ट्राइंगल में क्या था हमारा BD, हमने अभी निकाली थी AC और BD की वैल्यू, और दोनों की ही वैल्यू क्या आ रही थी, CT आ रही थी। अगर दोनों की ही वैल्यू AC और BD की वैल्यू CT ही आ रही है, मतलब दोनों ही किसके बराबर हैं, CT के हैं, मतलब दोनों आपस में भी बराबर होंगे। क्लियर। तो इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC जो होते हैं वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इसके कॉन्ग्रुएंसी का रीजन क्या होगा, RHS, राइट हाइपोटेन्यूस इन साइड। देखो एक राइट एंगल मिल गया, एक हाइपोटेन्यूस मिल गई दोनों की कॉमन, और एक साइड दोनों की इक्वल मिल गई, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा के हमने ये दोनों ट्राइंगल कर दिए कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके अंदर आने वाले, इस ट्राइंगल के अंदर आने वाला एंगल क्या है, I, और ऐसे ही इस ट्राइंगल के अंदर आने वाला एंगल है R। तो ये जो एंगल I है और एंगल R जो होंगे ये बाय CPCT क्या हो जाएंगे, बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे। अगर एंगल I और एंगल R बाय CPCT आपने यहाँ पर इक्वल कर दिया है तो इसका मतलब आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो तो प्रूव हो गया, ये तो आपने कर दिया यहाँ पर प्रूव, हैंस प्रूव। अब ये तो हो गया हमारा। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपकी नॉर्मल टू द प्लेन ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो आपको दिख ही रही है कि ये सारी हमारी क्या है, सेम प्लेन पे ही लाई कर रही है। तो इसके साथ हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्रूव हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।